गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बात बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक एनटीए नीट का नोटिफिकेशन नहीं आया है कोई, और जितने भी अभी फेक नोटिफिकेशन बहुत सारे चल रहे हैं। कल भी किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया, इसके पहले 2-4 दिन पहले भी ऐसा हुआ, तो उन सब पे ट्रस्ट मत कीजिए। आपको बिल्कुल ऑफिशियल साइट जो है खोलकर देखना है आपको, ठीक है, एनटीए का। और मैं एनटीए का साइट जहां देख पा रहा हूं, वहां पर जो है अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जो है, वो सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन जो है अनाउंसमेंट ऑफ नीट यूजी 2021, यदि खोल कर देखूं उसको मैं, तो वो पुराना वाला ये 1 अगस्त की डेट डली हुई क्या, तो अभी तक कुछ भी अपलोड यहां पर नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आप उसको देखें, ठीक है ना, क्लियर। बाकी सब र्यूमर्स हैं, तो उसको लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक तो एनटीए की बात की हमने, दूसरी, बगैर कोरोना की सावधानी के बारे में बताए हुए मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। एज ए डॉक्टर मेरा फर्ज है मैं सबको एजुकेट करूं। तो क्लियर कर दूं मैं आपको कि अभी जिस प्रकार से मनाली में भीड़ दिखी जा रही है, जिस प्रकार से जो है टूरिस्ट स्पॉट पर भीड़ आ रही है, जिस प्रकार से लोग शादी विवाह में भीड़ बहुत तब जम कर भीड़ जा रही है ना, तो उससे क्या होगा, उससे फाइनली यह होगा कि हमने बड़ी मुश्किल से मुश्किल हम सेकेंड वेव को डील कर पाए थे, और हम थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारा कैसे हो सकता है, और मुझे लगता है कि देश के पिछड़ने का एक बड़ा कारण ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, क्योंकि हम लंबे समय तक कुछ याद रखना नहीं चाहते। मैं कहता हूं कि बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, लेकिन कम से कम सावधानी तो बरतिए, है ना। तो सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम चाहते नहीं है क्या कि फिर तो ऐसा होगा, तीसरी, 5वीं, 10वीं, 15वीं वेव आती रहेगी, हम परेशान रहेंगे, पूरी दुनिया जो है वो नॉर्मल घूम रही होगी। कल मेरी जो है रिलेटिव है यूएस में, उनसे बात हुआ मेरा, तो उनका बोलना था कि यूएस में तो चीजें काफी हद तक नॉर्मल हो गई है, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो है वो जो सबको तो वैक्सीन लगा दिया उन लोगों ने, सारे लोग सावधानी बरत रहे हैं, तो अब केसेस काफी कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वही हमको करना पड़ेगा, एक बेसलाइन नंबर हमेशा मेंटेन रहेगा, मतलब एक बेसलाइन नंबर की 15,000 10,000 केसेस आते रहेंगे, वो जीरो कभी नहीं हो पाएगा अभी कम से कम 4-5 साल तक। लेकिन यही कि बड़े पैमाने पर जो पॉपुलेशन अफेक्ट होती है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक। और आपके भी एग्जाम के पहले जब कोई शादी विवाह का निमंत्रण न्योता मिलता है ना, तो लज्जतदार खाना खाने के लिए या बारात में डांस करने के लिए निकल मत जाइएगा, क्योंकि जो है भीड़ है वहां पे, लोग बाग बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे बेटा, और आपका एग्जाम है, और एग्जाम के पहले दिन बीमार पड़ गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आज मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात करूंगा, वो ये है कि हर सैटरडे आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर होता है, पीसीबी टेस्ट होता है। तो उसमें बेटा 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखा करो। पहला ध्यान रखा करो टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है, क्योंकि आपके पास 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट में है। ये बात कर रहा हूं मैं नीट 2021 वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। और नीट 2021 वाले बच्चे इस बात को अच्छे से समझ लें बेटा कि मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। बैकग्राउंड में जो भी डीपीएस बन रहे हैं, बैकग्राउंड में जो भी चीजें बन रही है, वो सब मैं ही करता हूं, ठीक है। मतलब मैंने ये काम सबलेट नहीं किया, मैंने बायोलॉजी का क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मोस्ट ऑफ द काम मैं ही देखता हूं, ठीक है, ताकि क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज ना हो। डीपीएस का सिलेक्शन, प्रेस के टेस्ट का सिलेक्शन, सब कुछ मेरे सामने से होता है, मेरे ही गाइडेंस में होता है, मैं ही उसमें मेजर पार्ट में ही रोल प्ले करता हूं। रही बात आपके वीडियो लेक्चर्स की, तो शैल मैडम का जैसे ही पोर्शन पूरा होगा, मतलब इकोलॉजी भी शैल मैडम ही लेंगी, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ में हम लोग एक लाइव टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। लाइव मतलब आप पढ़कर आना, मैं आपको चैप्टर असाइन कर दूंगा, आप पढ़कर आना, ठीक है, मैं क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा और आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप सॉल्व कर रहा हूं उनको, ठीक है ना, ठीक। तो हम थोड़ा सा लाइव करेंगे, रोज रोज नहीं करेंगे, हम कुछ हम दिन डिसाइड कर लेंगे कि भाई 3 चैप्टर तैयार करो, फिर मैं लाइव आऊंगा आपके लिए, तो लाइव करके देखेंगे हम, है ना बेटा। जिस चीज में आपको डाउट होगा, जिस कॉन्सेप्ट में, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, है ना। तो अभी एक बार शैल मैडम अपना टाइटन क्रैश कोर्स का सिलेबस पूरा कर दे, देखो टाइटन क्रैश कोर्स में मेजर टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ, जैसे हमने देखे पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी हुआ, बहुत सारा मॉलिक्यूलर बेसिस से जेनेटिक्स हुआ, बायोमोलिक्यूल्स के बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ। तो अभी शैल मैडम का हिस्सा पूरा हो जाए, उसके बाद फिर मैं फिर से रीइंट्रोड्यूस करूंगा अपने आप को। तो ये मत सोचिए इसमें कि सर छोड़ गए, है ना, सर तो बेवफा हो गए। भैया ऐसा है कि हमने कहां से बेवफा हो गए, हम बताओ, हाँ, ठीक है, हमारे टीचर्स, हमारी पूरी टीम काम कर रही है और हम बेवफा हो गए, वाह भैया, ठीक है ना, हाँ, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे ना करो भाई। इस तरह की जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एक तरफा मोहब्बत जो है ना, वो खतरनाक होती कभी कभी, है ना, ठीक है। तो अच्छी बात है बेटा, आप मुझे याद करते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मजाक कर रहा था मैं, आप मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये ईश्वर ने मुझे
इस लायक समझा कि आप जैसे लोगों की जिंदगी में मैं जुड़ सकूं, एक भाग बन सकूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन बी प्रैक्टिकल बेटा, है ना। हम लोग भी जो है ना बहुत बैकग्राउंड में बहुत काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है इसमें। इतना आसान नहीं है कि एक ऐप बनाया, कुछ कंटेंट डाला, फ्री हो गया, नहीं। एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट को बहुत सारे टीचर चाहिए पड़ते हैं। अभी हम लोगों ने, मैं भोपाल गया था, मैंने कुछ रिक्रूटमेंट और भी करके आया, क्योंकि कारण उसके पीछे ये कि हमको एकदम इफेक्टिव काम चाहिए। अभी आपको हजारों की संख्या में बच्चा बायोमेंटर से पढ़ रहा है, हजारों की संख्या में बच्चा बायोमेंटर से पढ़ रहा होता है। बहुत ट्रस्ट होता है बच्चों का, तो उनकी सर्विसेज, उनके इशू छोटे मोटे, जैसे अभी डेटा का इशू हुआ कुछ बच्चों को, तो मैंने सॉल्व किया। अभी अपडेट आ जाएगा संडे, आज का टेस्ट तस्लीट गया नहीं, संडे को अपडेट आ जाएगा। अपडेट के बाद में आपका डेटा कंजम्पशन जो है वो ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाएगा, आधा रह जाएगा। ठीक है, ऐसा टेक्निकल टीम ने मुझे पूरा, उन लोगों ने बहुत मेहनत, आपको तो रात रात भर दिन दिन भर मेहनत किया उन लोगों ने, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, और उसको और इंप्रूव कर रहे हो। ऐसा नहीं कि ये फाइनल है, और इंप्रूव कर रहे हैं। अब आप में से कई बच्चों को सर वो तो यूट्यूब पे ही जाओ, देखो बेटा ऐसा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने कंटेंट की, अपने यूएसपी की, जो कि क्योंकि अभी बहुत कॉपी कैट का जमाना चल रहा है, हर चीज कोई भी कॉपी कैट कर रहा है। और उसकी बात है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हमें सोचना पड़ेगा ना कि हमारे लिए क्या बेहतर है। ठीक है, बच्चों के लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए क्या बेहतर है। और अब उसमें आप यूट्यूब पे सब चल ही रहा है ऑलरेडी, टाइटन क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी नया PYQ सीरीज शुरू होने वाला है। अभी हमारे टीचर्स जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, तो जो है चिन्मय सर शुरू कर चुके हैं, विपिन सर भी शुरू करेंगे। तो अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे, आप एक एक लेक्चर देखिए इन टीचर्स का, मुझे फीडबैक दीजिए, मैं वो ना सुनने के लिए हर चीज को बेटा। ठीक है, बायोमेंटर्स में बेटा मैं एज ए पेरेंट हूं। ठीक है, यहां पर मैं टीचर या CEO ना ये ना वो कि भैया ऐसा है कि भैया नहीं, ये आपके कारण है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। वी आर नथिंग बेटा, आपके बगैर हम कुछ है ही नहीं है। ठीक है, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं। ठीक है, मुझे यदि कोई हाइट तक पहुंचाया तो सिर्फ आपके प्यार में पहुंचाया। ठीक है, और उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, सारे बच्चों का। लेकिन वही वाली बात, मेरा एक एम्बिशन है कि मेरे सारे बच्चे अच्छे रैंक पर सिलेक्ट होना चाहिए, वो टॉप करना चाहिए, बेस्ट बेस्ट करना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी, देखो व्यक्तिगत तौर पे शिक्षक आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, शिक्षक आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, बढ़िया टीचर मिल जाएंगे, लेकिन गुरु ढूंढे ना मिलेगा, गुरु ढूंढे ना मिलेगा। बायोमेंटर्स एक गुरुकुल के समान है, बायोमेंटर्स एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के समान है, शक्ति कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के समान है, प्यार गुरुकुल के समान है, के सफलता की कामना भी गुरुकुल के समान है। यहाँ के टीचर गुरु हैं, जो आपकी समग्र पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। देखो, दिमाग को पोषित करना एक अलग बात होती है, पर दिमाग के साथ में अपना रोम रोम पोषित करना, हर एक हिस्से में जो है हम चीजों को बसा लें, वो एक अलग बात होती है। जब आप अपने पिता को देखते हो, माता जी को देखते हो ना, उसके बाद आप कहीं पर उसके बाद के नीचे के स्थान पे कहीं पर मेरे को रख दीजिएगा। आपको कभी बेटा निराशा नहीं होगी, आपको यही लगेगा कि हम सही परिवार से जुड़े हैं, सही व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आज की कहानी, आज भी कहानी सुनाएंगे यार, है ना। ठीक है, उसी में मजा आता है हमको तो बीच में किताब पढ़ने की कोशिश की हमने, पर मतलब स्टोरी समहाउ जो है उसमें क्या था, आपके एक्सप्रेशन होते हैं उसमें, तो आप उसमें बयां कर पाते हो। कल किसी कमांडो ने, मुझे लगता है किसका नाम उसमें मोबाइल में तन्मय है नाम है क्या, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी स्टोरी भेजी। आप लोग भी स्टोरी भेजोगे ना, अच्छी स्टोरी होगी, मैं जरूर सुनाऊंगा। ठीक है, आई लव दी स्टोरीज। बहुत सारी किताबें पढ़ डाली मैंने, अब मुझे एक स्टोरी की किताब खरीदने जाना पड़ेगा बॉम्बे में। तो बताऊं, बॉम्बे लॉकडाउन का जैसे पालन कर रहा है ना, मैंने भोपाल तो मतलब एकदम ही अलग है, वो तो अमेरिका बन गया। कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे ही घूम रहे हैं, सब दुकानें खुली हैं, मॉल पूरा भरा पड़ा है मॉल। कल मैंने एप्पल स्टोर फोन लगाया है यहाँ पर, तो वो मॉल के अंदर, यहाँ पे फिनिक्स मॉल में, तो मुझे एक कीबोर्ड चाहिए था ना, तो मैंने उनको बोला भाई मेरा कीबोर्ड थोड़ा काम नहीं कर रहा है, नया कीबोर्ड दे दीजिए मुझे। ठीक है, तो उन्होंने बोला सर स्टोर तो बंद है, मॉल तो खुलने का अभी तक कोई आसार ही नहीं है। मैंने कहा पूरा मॉल बंद है? हाँ पूरा मॉल बंद है, शॉप भी बंद है। ठीक है, सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि बॉम्बे में बहुत ही स्ट्रिक्ट चीजों को फॉलो किया जा रहा है। मॉल्स बंद, सिनेमाघर बंद, सब बंद करके खा रट के टेक अवे रेस्टोरेंट में खा चालू है। खैर, अब कहानी सुनते हैं आज की। ना कहाँ कोरोना की बातें करें, कितनी बात करेगा इसका। चलो, तो कहानी आज की यह है कि एक बार क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, वो उसके घर के पास में एक आम का पेड़ होता है। ठीक है,
वो बच्चा रोज उस आम के पेड़ के पास जाता है, उसके पास ही खेलता है, उससे बातें करता है आम के पेड़ से। आम का पेड़, कहानी भाई, आम का पेड़ भी उससे बातें करता है, उससे हालचाल पूछता है, उसका इंतजार करता है। बच्चा रोज सुबह शाम घर से बाहर निकलता है। छोटा बच्चा है, 2 3 4 साल का बच्चा है, खेलता है पेड़ के आसपास, फिर थक जाता है, पेड़ की छाया में सो जाता है। फिर जब भूख लगती है तो पेड़ उसको आम का एक फल भी दे देता है, आम का पेड़ था, आम का एक पका हुआ फल दे देता है, उसको खा भी लेता है वो, है ना। मतलब बच्चा जो है वो गरीब परिवार होता है, सामने ही उनका झोपड़ी घर होता है, तो बच्चा वहां से निकलता है अपने उस आम के पेड़ के आसपास, वहीं पे झूला लगा होता है उसका, उसकी डालियों पे झूले में झूलता है। तो आम का पेड़ बहुत खुश रहता है और बच्चा भी बहुत खुश होता है उसमें, ठीक है। अब धीमे धीमे बच्चा बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वो आम के पेड़ के पास आना जो है वो कम कर देता है। अब थोड़ा कम आता है, वो आता है, थोड़ी देर खेलता है, बात करता, चला जाता है। फिर कुछ दिन तक बच्चा आम के पेड़ के पास नहीं पहुंचता है। तो आम का पेड़ बड़ा चिंतित हो जाता है, उसे बड़ी चिंता होती कि ये आया क्यों नहीं, काफी दिन हो गए, अभी तो 4 6 महीना होने आया, ये आया क्यों नहीं, 6 महीना हो गया, 8। वो आम का पेड़ रोज उसके घर तक जो है वो देखता है, और देखता है वो घर से निकला, बस्ता लेके कहीं चला गया, लौट के आया हैरान परेशान सा। तो आम का पेड़ उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो बच्चा वहां आता ही नहीं है। वो फिर कुछ दिनों के बाद बच्चा उस आम के पेड़ के पास दुखी मन से आता है। तो आम का पेड़ बोलता है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो। बोलता है कि मैं बहुत दुखी हूं। बोलता है क्यों, हुआ क्या बेटा बताओ। बोलता मुझे ना एक कोचिंग ज्वाइन करनी है, मुझे ना एग्जाम निकालना है, मुझे एक परीक्षा निकालनी है, मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, मुझे कुछ फीस भरनी है क्लासेस की, जिसके चलते मैं आगे पढ़ पाऊं और मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकाल पाऊं। कितनी फीस है। बोलता है कि फीस तो थोड़ी है, लेकिन मेरे घर में पैसे ही नहीं, पापा बोल रहे पैसे ही नहीं, मम्मा बोल रही पैसे ही नहीं, कुछ भी नहीं है घर में ना, तो खाएंगे पियेंगे या फीस भरेंगे। तो बोलता है कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे पहले क्यों नहीं आया, आप क्या करोगे। आम का पेड़ बोलता है देखो ऐसा है, मैं तुमको पूरे फल देता हूं मेरे पास, ठीक है, ठीक है। कुछ कच्चे फल है उनको केरी समझ के बेच देना, कुछ पक्के फल है उनको तुम बेच देना। तो आम का पेड़ क्या करता, सारे फलों को चढ़ा देता, बोलता है इसको डलिया में भरो, बड़े उस बॉक्स में, और बाजार ले जाओ बेच दो। बच्चा ऐसे ही करता है, 2 दिन तक ये काम करता है, फल वो नीचे गिरा देता, इकट्ठा करता उसको और दे आता, ठीक है। अब पता है आपको क्या होता है, फीस जमा हो जाती है उसकी, बच्चा अपनी फीस भर देता है, ठीक है। फीस भरने के बाद जो है बच्चे ने अपनी फीस भर दी और बच्चा पढ़ने लगता है। आम का पेड़ भी खुश आता है कि चलो ठीक है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, जो मेरा दोस्त है वो, ठीक है। फिर बच्चा बहुत दिन तक नहीं आता। आम का पेड़ को उसका इंतजार रहता है कि अब क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आम का पेड़ उससे बोलता है कि काफी दिन गुजर चुके होते हैं। अब लड़का जवान बड़ा हो चुका होता है, 25 28 साल का हो चुका होता है। वो आम के पेड़ के पास आता है, बोलता है कि कैसे हो आप। बोलता है मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूं, तुम कहाँ चले गए थे। बोला मैं पढ़ने चला गया था बाहर, मेरा आईआईटी में हो गया सिलेक्शन, मैं आईआईटी करने गया, उसके बाद मैंने ये किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और मैं अभी आज अच्छी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि मुझे अभी इतने पैसे मेरे पास अभी है नहीं है, पर मुझे जो है वो घर बनाना है, और यही बनाना है, मैं इसी शहर में रहूंगा, मैं बाहर जाना नहीं चाहता, यहीं रहूंगा, मुझे घर बनाना है, और मुझे उसके लिए तो बोलता क्या चाहिए, क्या तुम्हें। घर बनाना है, आप लोग कुछ अच्छी लकड़ियां चाहिए पड़ेंगी। तो बोलता कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, मेरी टहनियां है ना, बहुत सालों से हूं मैं तो यहाँ पे खड़ा है ना, टहनियां है मेरी, काफी बढ़ भी गई है ना, इनका भी बोझ होता है, तो तू एक काम कर, काट ले इसमें से कुछ टहनियां और अपना घर बना ले। तो वो उस पेड़ की टहनियों को काट लेता है, मुख्य तना मेन स्टेम को छोड़ देता है, बाकी सब टहनियां उसकी काट लेता है। अब वो आम का पेड़ बिल्कुल बंजर समान दिखाई पड़ता है, एक लंबा सा ठूठ हो जैसा लंबा सा, बाकी सब टहनियां उसकी कट चुकी है। वो लड़का ले आता है और अपना घर वगैरह बना लेता है वो, ठीक है। अब बहुत साल तक आम का पेड़ चुके, अब आम की पेड़ की तरफ कोई देखता भी नहीं, क्योंकि उसके पास पहले छाया अलग थी, तो कोई ना कोई उसके नीचे आके छाया में बैठ जाया करता था, ठीक है। फल लगा करते थे, तो फल के लालच में लोग आ जाया करते थे। अब चूंकि सब टहनियां कट चुकी हैं, तो फल भी नहीं लगते, छाया भी नहीं होती है, कोई देखता भी नहीं उसकी तरफ, वो ठूठ खड़ा रहता है, ठीक है। उदास और होता है वो, निराश होता है वो, कि देखता है कि इतना दिन हो गया आया ही नहीं, क्योंकि वो बच्चे से बड़ा अटैचमेंट था उसका, बहुत बिल्कुल छोटे बचपन से देखा था उसने। फिर एक दिन, सालों बीत चुके होते हैं, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है, आम के पेड़ के पास, बोलता है पहचाना मुझे।
तो आम का पेड़ बोलता है, नहीं, मैं वही हूँ जो तुम बचपन में तुम्हारे पास आया करता था खेलने के लिए। फिर एक बार तुमने मुझे आम दिए थे तो मैं स्कूल की फीस भर पाया था, अपनी कोचिंग की फीस भर पाया था, किताबें ला पाया था। और फिर तुमने मुझे लकड़ियाँ दी थी तो मैं अपना घर बना पाया। और अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सब चले गए पढ़ने के लिए, मेरी वाइफ खत्म हो चुकी है, वो भी नहीं है, अब मैं अकेला रह गया हूँ, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे बात करने के लिए। आज मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ में। वो बचपन के समान आम का पेड़ जो है वो बड़ा दुखी हुआ था, बोलता अरे सालों बीत गए यार, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूं उसको। आम का पेड़ बोलता है कि मेरे पास तो अब कुछ है भी नहीं देने के लिए, मैं तो ठूठ भर मात्र रह गया हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तुमको कुछ दे ही नहीं पाऊंगा अभी। तो बोलता है मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ खेलने आया हूं तुम्हारे साथ में, बचपन की यादों के लिए। बहुत हो गया। इस पूरी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमारी जिंदगी में भी आम के पेड़ हैं, वो है हमारे माता पिता। जब भी जरूरत पड़ती है उनके पास पहुंच जाते हैं, कुछ पैसा चाहिए उनके पास पहुंच जाते हैं, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ संकट में होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता ना, वो आदमी दोबारा फीस भरा गई, दोबारा नहीं आया, घर बन गया, दोबारा नहीं आया। जब लगा कि अब अंत समय आ गया है, अब उसके पास कोई नहीं है, तो आम के पेड़ के पास लौट आया। हम मुश्किलों में, जब मुश्किल में होते, संकट में, तो ही अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं। क्यों ना हम जब बेहतर होते तब उनको गले लगा लें, क्यों ना हम उनके बारे में सोचें, क्यों हम उनको अकेला छोड़ जाते हैं जबकि वो अपनी टहनियां, अपने फल, सब कुछ तुमको दे चुके होते हैं, खुद के पास कुछ होता ही नहीं उनके पास में। तब भी हम सिर्फ हम तब आते हैं जब हम संकट में होते हैं, हम अकेले होते तब आते हैं, और वो हमेशा स्वीकार करते हैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर फादर, हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए उनका, हमेशा उनको। वो आम के पेड़ के समान है। मुझे बहुत सेंसिटिव कहानी लगी। मैं थोड़ा सा मेरे फादर से मैं बड़ा अटैच था, तो मुझे कहानी बहुत फील होती हुई मुझे, तो मुझे लगा ऐसा कि वो भी आम के पेड़ के समान थे, जो मांगते थे वो दे दिया करते थे, चाहे उनके पास खुद के पास ना बचे, खुद ना लेंगे पर देंगे। तो हमें उनकी कदर करना चाहिए, है ना? शिक्षक भी छोटे आम के पेड़ के समान होते हैं। चलिए ना, सेंसिटिव कहानी है, महसूस करो तो बहुत कुछ है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है बेटा, है ना? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।